भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 5 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा न केवल रणनीतिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये यात्रा भारत के उभरते ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर जो एक छवि बन रही है, उस छवि के लिए भी इस पूरी यात्रा को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी यात्रा पर बात करेंगे। इस यात्रा में और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। जैसे इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ब्राजील का भी दौरा करेंगे, जहां पर ब्रिक्स समिट भी आयोजित होगा। तो उस लिहाज से भी यात्रा काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी एक बार हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम अपनी हमेशा वीडियो जो है वो एक सकारात्मक, वो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो सवाल में आज जो आपसे पूछा गया है वो है कि ब्रिक्स का गठन निम्नलिखित में से किस घोषणा के माध्यम से, किस डिक्लेरेशन के माध्यम से किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शंघाई डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी दिल्ली डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी ये कांट्सबर्ग डिक्लेरेशन, और ऑप्शन डी जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसको आप सर्च भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इनमें से कौन सी डिक्लेरेशन जो है, लगभग सभी जो आपकी डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स से जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें से एक डिक्लेरेशन है जिसके माध्यम से ब्रिक्स का गठन किया गया था। तो वो डिक्लेरेशन कौन सी है उसका जवाब आपको देना है। हम बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं अपनी खबर के बारे में। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारी यही है कि भारतीय प्रधानमंत्री 2 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक कुछ देशों की यात्रा करेंगे। टोटल 5 देशों की यात्रा यहाँ पर होने वाली है। इन 5 देशों में से 2 देश आपके अफ्रीकी देश होने वाले हैं, 2 देश आपके साउथ अमेरिकन कंट्रीज होंगी, और एक कैरिबियन कंट्री की यात्रा भी जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। यानी कि अपने आप में अगर आप देखें तो ये यात्रा एक सिंबॉलिक यात्रा भी है। सिंबॉलिक इस लिहाज से क्योंकि जिन देशों की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो या तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो कि ग्लोबल साउथ के डेफिनेशन में आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ को जो है विजिट कर रहे हैं, तो इसीलिए यात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यात्रा में बेसिकली कौन कौन से देश शामिल हैं उनकी अगर आप बात करें, सबसे पहले घाना है। घाना और नमीबिया ये दोनों अफ्रीका की कंट्रीज हैं जिनकी यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे, घाना और नमीबिया की। इसके अलावा अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनकी यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे, और इसके साथ साथ त्रिनिदाद और टोबैगो ये दोनों कैरिबियन कंट्री है जिसकी यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो ओवरऑल टोटल 5 देशों की यात्रा जो है भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे। 2 अफ्रीकन कंट्रीज हैं, 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और एक कैरिबियन कंट्री है। और इस यात्रा की इंपॉर्टेंस को हमने देखा कि ये यात्रा जो है वो जाहिर तौर पर भारत की तरफ से पश्चिम और गैर पश्चिम या फिर वेस्टर्न एंड ग्लोबल साउथ जो है उसके बीच में एक संतुलन बनाने की रणनीति के तौर पर, उसके प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है, उसके सिंबल के तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इससे पहले की यात्राओं की अगर आप बात करें तो इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका की भी यात्रा की थी, भारतीय प्रधानमंत्री ने और भी कई इंपॉर्टेंट देशों की यात्रा की थी जिसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज शामिल थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज के बाद अब भारतीय प्रधानमंत्री जो विकासशील देश हैं, जो या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी भी यात्रा कर रहे हैं। तो एक तरह से भारत जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है पश्चिमी जगत के बीच में और जो आपका ग्लोबल साउथ है, या ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमने खबर की बात की कि खबर आपके सामने क्या निकल करके आई है। अब इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये यात्रा क्यों की जा रही है, उसके पीछे के रीजंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यात्रा में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो डिस्कस किए जा सकते हैं, उसमें आपका व्यापार शामिल है, रक्षा क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है। तो व्यापार पर डिस्कशन होगा, डिफेंस पर डिस्कशन होगा, एनर्जी सेगमेंट पर डिस्कशन किया जाएगा, टेक्नोलॉजी सेगमेंट पर डिस्कशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है खासतौर पर कोविड-19 महामारी के बाद, तो इस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर भारतीय प्रधानमंत्री गौर करेंगे, जिन पर भारतीय प्रधानमंत्री और अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बातचीत हो सकती है। अब स्पेसिफिकली कंट्रीज की बात करें, सबसे पहले घाना की अगर आप बात करें कि घाना के मामले में कौन कौन से मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे, तो इसमें घाना के साथ हम आर्थिक सहयोग को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। ये एक विशेष फोकस रह सकता है कि घाना और भारत के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ये एक विशेष बिंदु रहेगा। फिर इसके बाद अगर इस यात्रा की इंपॉर्टेंस की आप बात करें तो कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार घाना की यात्रा करने वाला है, तो ये भी यात्रा अपने लिए अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप एक सिंबॉलिक यात्रा के तौर पर भी देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार घाना की यात्रा कर रहे हैं, और ये यात्रा भारत और घाना के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सिंबल साबित हो सकती है। तो घाना की यात्रा इंपॉर्टेंट है।
घाना के बाद अगर आप त्रिनिदाद और टोबैगो की बात करें तो यहाँ भी यात्रा अपने आप में सिंबॉलिक लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1999 यानी कि 26 साल पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की थी। उसके बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद की यात्रा नहीं की है, और अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो त्रिनिदाद की यात्रा करेंगे। तो इसके माध्यम से इस कैरिबियन कंट्री के साथ जो है भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट बेस प्राप्त हो सकता है। तो ये यात्रा अपने आप में जरूरी है। इस यात्रा के दौरान दवाओं को लेकर के डिस्कशन हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के डिस्कशन हो सकता है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग को और ज्यादा विस्तार देने पर बातचीत की जा सकती है। अर्जेंटीना की बात करें अगर आप, अर्जेंटीना के मामले में हम बहुत सारे सेगमेंट्स पर जो है डिस्कशन करेंगे, जैसे रक्षा क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, खनन है, ऊर्जा है, निवेश है, ये वो क्षेत्र रह सकते हैं। ब्राजील की अगर आप बात करें, ब्राजील में बेसिकली ब्राजील की यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राजील की यात्रा के दौरान जो है भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ब्राजील की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री 2 शहरों का दौरा करेंगे, इसमें एक रियो डी जेनेरियो है, दूसरा ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है, तो वहां की यात्रा तो होगी ही। उसके साथ साथ रियो डी जेनेरियो की अगर आप बात करें तो वहां की यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी जगह पर ब्रिक्स का समिट आयोजित किया जाएगा, और ये यात्रा इस लिहाज से भी जरूरी है कि अगले साल यानी 2026 में जो ब्रिक्स का समिट आयोजित होगा उसकी अध्यक्षता भारत के पास मौजूद है। तो इस वाले समिट में भारत को अध्यक्षता भी मिलने वाली है, तो इस लिहाज से भी आपकी यात्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस यात्रा के दौरान व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि अनुसंधान और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा। नमीबिया की अगर आप बात करें, नमीबिया में बेसिकली आपके जो इकोनॉमिक रिलेशन है उनको हम और बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ आपका नमीबिया की यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नमीबिया के जो फ्रीडम फाइटर थे और नमीबिया के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका हाल ही में निधन हो गया था, डॉक्टर सैम नुजोमा। तो इनको भारतीय प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। इनका 8 फरवरी के आसपास निधन हुआ था इसी साल, तो इनको श्रद्धांजलि देने का काम भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इन तमाम देशों की यात्रा के दौरान एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको और देखने को मिलेगा, वो है आपका रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ आपके एलिमेंट्स। इनको भी बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस जो है इस पर किया जा सकता है। तो भारत जो है वो अलग अलग देशों के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स, खासतौर पर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं नमीबिया और घाना, और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं अर्जेंटीना और ब्राजील, इनके साथ भारत जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के और बेहतर साझेदारी कर सकता है। इसको लेकर के डिस्कशन किया जा सकता है क्योंकि भारत अपनी चाइना पर जो डिपेंडेंसी है, चाइना पर जो निर्भरता है उसको कम करना चाहता है। तो अगर भारत चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है तो उसके लिए अलग अलग सोर्सेज में भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों के साथ भारत को साझेदारी करनी पड़ेगी। और ये 4 देश जो हैं, अगर आप त्रिनिदाद की बात करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन और बाकी जो देश हैं उनके पास क्रिटिकल मिनरल्स का एक इंपॉर्टेंट रिजर्व मौजूद है जो कि भारत के लिए जरूरी साबित हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इस पूरी यात्रा के उद्देश्य को लेकर के देखा। अब ब्रिक्स सम्मेलन के विषय में बात करते हैं कि जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसके उसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट, क्या कुछ जरूरी बातें हमारे सामने निकल करके आई हैं। तो ये जो ब्रिक्स समिट है ये 5 से 7 जुलाई के बीच में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया जाएगा। इस ब्रिक्स समिट के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिंदु जो है उन पर डिस्कशन होगा, जिसमें से एक जो सबसे जरूरी बात है वो है वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार, यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म करने को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको इस पूरे ब्रिक्स समिट में देखने को मिलेगा। ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार के जो प्रेसिडेंट है यानी कि ब्राजील जो है वो भी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की वकालत जो है वो करता रहा है, और इसके साथ साथ अगले साल की प्रेसिडेंसी जो है यानी कि भारत जो है वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की वकालत करता रहा है। तो भारत और ब्राजील के इंटरेस्ट जो हैं वो इस मामले में काफी अलाइन होते हैं, और इसी वजह से इस पूरे समिट के दौरान आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरीके के जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत ज्यादा बहस देखने को मिल सकती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा शांति और सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है पिछले कुछ समय से। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप देखें तो आपको काइनेटिक वॉर्स देखने को मिलेंगे, और ये वॉर्स दुनिया को और ज्यादा पीछे लेकर के जा रहे हैं। तो किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, किस तरीके से हम शांति सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको लेकर के डिस्कशन आपको देखने को मिल सकता है। बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने यानी कि मल्टीलेटरलिज्म को सशक्त बनाने को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दुनिया भर में अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो वहां पर मल्टीलेटरलिज्म काफी ज्यादा कमजोर होता हुआ आपको नजर आ रहा है।
अगर आप यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो फिलहाल यूएन की रेलेवेंसी पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट मैकेनिज्म की बात करें तो डिस्प्यूट मैकेनिज्म पूरी तरीके से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से डिसऑपरेशनलाइज है, यानी काम नहीं कर रहा है। और भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोविड-19 महामारी को हुए इतना समय बीत चुका है और अभी तक डब्ल्यूएचओ इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि कोविड-19 महामारी का ओरिजिन कहां से हुआ था। तो ये जो बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल साबित हुए हैं। तो इसकी वजह से बहुपक्षवाद काफी कमजोर हो रहा है और इसी पर डिस्कशन आपको इस दौरान देखने को मिल सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट और एमर्जिंग इशू है, तो किस तरीके से हम एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन होगा। जलवायु परिवर्तन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेकर के बातचीत होगी। वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दे जो हैं उसको लेकर भी आपको ब्रिक्स में डिस्कशन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। अब ये जरूरी बातें केवल ब्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो पॉइंट हैं आपके सारे ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करना, शांति सुरक्षा, बहुपक्षवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पर केवल ब्रिक्स में डिस्कशन नहीं होगा, बल्कि आगे आने वाले समय में जितने भी समिट्स होने वाले हैं वो समिट्स इन्हीं मुद्दों के आसपास देखने को मिलेंगे आपको। तो इन मुद्दों को आपको याद रखना है, इन मुद्दों पर आपको अपने मेंस के टॉपिक तैयार करने हैं, क्योंकि वहां से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे समिट के बारे में ये भी होने वाला है कि चीन और रूस के राष्ट्रपति जो हैं वो इस समिट में उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ये भारत के लिए आप कह सकते हैं एक अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे कि अच्छी बात कैसे है। इसके अलावा आतंकवाद पर ब्रिक्स घोषणा पत्र जो है उसकी भाषा भारत के लिए संतोषजनक है, क्योंकि जो आपका ब्रिक्स का डिक्लेरेशन है उसमें जो जो तमाम आपके सदस्य हैं वो पहलगाम आतंकी हमले पर सहानुभूति और एकजुटता प्रकट कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए जाहिर तौर पर अच्छी बात होने वाली है। तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ब्रिक्स के माध्यम से अपने विचारों को, आतंकवाद के खिलाफ अपना जो पूरा कैंपेन है उसको प्रदर्शित करने वाला है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं। खासतौर पर जब आप एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो रिसेंटली आपको पता है कि चाइना में जो आपके एससीओ के एससीओ के रक्षा मंत्री जो हैं उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी, उनकी एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिस मीटिंग के दौरान जो स्टेटमेंट निकल करके आया उस स्टेटमेंट में कहीं भी पहलगाम अटैक का जिक्र आपको देखने को नहीं मिला, ना ही आपका आतंकी हमलों के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो भारत इससे काफी नाराज था और इसीलिए भारत ने एससीओ के डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो पूरा आपका जो डिक्लेरेशन होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उस डिक्लेरेशन पर हमने बात की, उस विषय को हमने समझा। अब इसके अलावा भारत की विदेश नीति में आपको अगर आप देखें और ग्लोबल साउथ किस तरीके से वहां पर फिट हो रहा है इस पूरी यात्रा के संदर्भ में, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर भारत जो है वो वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ और पश्चिमी देशों यानी कि ग्लोबल नॉर्थ के बीच में एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। उस पर हमने पहले भी बात की कि भारतीय प्रधानमंत्री इससे पहले डेवलप्ड कंट्रीज की यात्रा पर गए हुए थे, अब वो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि ग्लोबल साउथ की यात्रा पर हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो लगातार भारत की तरफ से की जा रही है। अगर आप हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयानों की बात करें तो उन्होंने बयान दिया था कि आतंकवाद मानवता के सबसे बड़े खतरों में से एक है और जब कोई आतंकवाद को जब आतंकवाद को कोई राज्य पड़ोसी राज्य जो है वो अपने खिलाफ या अपने पड़ोसी के खिलाफ प्रायोजित तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसे सार्वजनिक रूप से उजागर करना जरूरी है। वैश्विक समाज को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। तो ये बयान जो है वो हमारे विदेश मंत्री की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिया गया था। इसके अलावा एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी जिसका नाम है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। ये प्रदर्शनी जो है, ये प्रदर्शनी आपका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू की गई है। अब भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा है वो मुद्दा केवल आपका भारत का मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित हैं। आपको वेस्टर्न कंट्रीज में आतंकवाद के इतने खतरे देखने को नहीं मिलेंगे। आप 9/11 की बात करें तो वो एक सबसे बड़ा अटैक है, उसके अलावा तो छोटे मोटे और अटैक आपको मिलेंगे। लेकिन आतंकवाद का जो सबसे खराब रूप आपको देखने को मिलता है, चाहे किसी भी रूप में आप देखें, जो सबसे खराब रूप है वो आपको डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में ही देखने को मिलता है। तो आतंकवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ से ज्यादा कनेक्ट होता है और इसीलिए भारत जब आतंकवाद के मुद्दे को उठाता है तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूत करता है। तो इस तरीके से भारत जो है विकासशील देशों के मुद्दे को उठा रहा है और बहुपक्षीय संगठनों में आप जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी हिस्सेदारी को भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की भी वकालत जो है भारत की तरफ से की जा रही है। तो ये हमने भारत की विदेश नीति और ग्लोबल साउथ कैसे उसमें फिट होता है उसकी बात की।
इसके अलावा अगर आप देखें दौरे का रणनीतिक महत्व क्या होने वाला है, तो भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ भागीदारी जो है इसके माध्यम से सही और मजबूत हो सकती है। कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सहयोग देखने को मिलेगा, तो रक्षा सौदे किए जा सकते हैं, ऊर्जा सुरक्षा आपको देखने को मिल सकता है और तकनीकी सहयोग आपको देखने को मिलेगा। फिर भारत जो है ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका और ज्यादा मजबूत कर सकता है इस पूरे समिट के माध्यम से, इस पूरी यात्रा के माध्यम से। साथ ही इस यात्रा में चीन और रूस के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद नहीं रहने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा कि भारत यहाँ पर अपना जो प्रभुत्व है उसको और ज्यादा मजबूत कर सकता है। इसके साथ साथ घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे देशों में लंबे समय से उच्च स्तरीय दौरा नहीं हुआ था, तो इससे बेसिकली आपका क्षेत्रीय कूटनीति पर भी आपको भारत का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। फिर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए भी यह यात्रा भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि भारत इस यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उसका इस्तेमाल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को आतंकवाद के खतरों और आतंकवाद के खिलाफ निपटने के लिए भारत की जो कार्यवाही थी उसके बारे में जागरूक कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस यात्रा की रणनीतिक जरूरत पर हमने देखा। अब अंत में आगे की राह अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर ये यात्रा रणनीतिक लिहाज से जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें आपको कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो भारत जो है वो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके साथ व्यापार और निवेश के नए अवसर जो हैं वो भी इस यात्रा के माध्यम से खोल सकता है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति को आपको मजबूत होता हुआ नजर देखने को मिलेगा, और ग्लोबल साउथ में भारत जो है वो एक नेतृत्वकारी भूमिका इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ ब्रिक्स जैसे जो इंपॉर्टेंट मंच हैं वो भारत को एक अवसर देते हैं कि भारत का जो एक लक्ष्य रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जो है उसमें सुधार किया जाए, उसकी आवाज उठाने और उसको लेकर के देशों को लामबंद करने, मोबिलाइज करने में भी काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है ये पूरा मंच। तो इसीलिए ये पूरी जो यात्रा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अंत में यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। आपके लिए एक सवाल था, सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जवाब अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप जो है इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।